बीपीएससी 2023 के लिए दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था, जी हाँ, घटना चक्र के पूर्वालोकन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत पीवाईक्यूज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं और इनका महत्व कितना है यह आप भली भांति जान रहे हैं। आगे से दोस्तों आपको वीडियो की संख्या जो है बढ़ा दी जाएगी और जल्दी से जल्दी समाप्त करा दूंगा इसको, क्योंकि 12 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो करंट अफेयर्स में भी थोड़ा बचा हुआ है, उसको भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो निश्चिंत रहिए, चीज़ें आपको समय से मिल जाएंगी। कुछ मेरी भी व्यस्तताएं हैं व्यक्तिगत, इस वजह से थोड़ा डिले हो जा रहा है, लेकिन दिन ब दिन जो है चीज़ों में सुधार हो रहा है, लेकिन बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए देखते हैं। आज प्रश्नों की संख्या कम है दोस्तों, लेकिन आगे से अच्छी रहेगी, एक बड़ी तादाद में रहेगी प्रश्न। भारत की राष्ट्रीय आय का स्रोत क्या है दोस्तों? तो कृषि है। ठीक है। कब का प्रश्न है? 1994 का प्रश्न है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत के सकल मूल्य वर्धन का सबसे बड़ा स्रोत तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र है। तो वर्तमान में कृषि नहीं है, सेवा क्षेत्र हो जाएगा, याद रखना है। कुछ इस तरह के सवाल दोस्तों याद रखिएगा। जो बजट और आर्थिक समीक्षा या फिर डाटा वाले सवाल हैं उनको तो आप छोड़ सकते हैं एक समय के लिए, लेकिन फिर भी जो आपको लगे कि कम बदलने की संभावना है इसके, तो उसको पढ़ जाइएगा, रट जाइएगा, अन्यथा उसको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अब इसके बाद हम लोग बजट पढ़ेंगे, फरवरी में बजट आ जाएगा, तो फिर ये सब बेकार हो जाएंगे पुराने डाटा। लेकिन जो ट्रेडिशनल प्रश्न है उसको एकदम मैंने इम्पोर्टेंट लिख भी दिया है और मैं बीच बीच में आपको बताता भी चलूँगा, उसको नहीं छोड़ना है। भारत की एक फैक्ट है दोस्तों, उसको याद रखिएगा। कृषि क्षेत्र की जो है जीडीपी में भागीदारी कितनी? 18.8। तो मोटा मोटी इतना याद रखिएगा, अगर बजट में बदल भी दिया तो इसी के आसपास रहेगा। 18% है कृषि की भागीदारी। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है दोस्तों कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, याद रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। आंकड़ा चाहे छोड़ भी सकते हैं आप। कितनी थी राष्ट्रीय आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर? 7.6%। फिर है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है क्या दोस्तों? असंगठित क्षेत्र। जी हाँ, ऐसा क्षेत्र दोस्तों जिसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं रहता है, छोटे छोटे जो मजदूर रहते हैं या फिर लघु और कुटीर उद्योग, जिनका कोई डाटा नहीं रहता सरकार के पास, उन्हीं को असंगठित क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। और ये जो असंगठित क्षेत्र के व्यवसाय कहते हैं, इनमें जो है जॉब की भी असुरक्षा रहती है, कोई गारंटी नहीं रहती है। तो इन्होंने भी यही दिया है कि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते हैं और इस वजह से दिक्कत आ जाती है, तो आकलन में कठिनाई हो जाती है। और दोस्तों यही क्षेत्र जो है सर्वाधिक रोजगार देता है, याद रखना है। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो असंगठित क्षेत्र, याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। विकल्प डी सही है। देखिए बारंबारता प्रश्न की देखिए दोस्तों, 5, 2000, 1995 और ये देखिए 2002 में भी आया है। तो इसी तरह के सवाल जो हैं आपको एकदम रट जाने हैं। यह प्रश्न क्या बताता है कि रिपीटेड क्वेश्चन कितने ज़्यादा आपको ज़रूरी है पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2011-12 है। और आपको बताता चलूं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उस समय जो था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय था, लेकिन अब उसका नाम बदल के दोस्तों राष्ट्रीय समंकों का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था, CSO था, तो याद रखना है। तो अब जो है NSO हो गया है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े NSO प्रकाशित करता है, याद रखना है। और आधार वर्ष जरूर रट लेना है, 11-12 है, 2011-12 है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में यदि वृद्धि हो रही है तो कहेंगे कि आर्थिक विकास जो है अच्छा है, याद रखना है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है,
याद रखना है। कौन सी संस्था है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, बोले तो NSSO या फिर RBI या CSO या फिर ISI। याद रखना है, इसका विकल्प ई होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है। पूर्व में इसको CSO कहते थे और वही इसको जारी करता है, तो याद रखना है। इसी वजह से ई विकल्प को सही माना गया है। फिर है बिहार की, क्योंकि NSO भी इन्होंने दिया है और CSO भी दिया है, इसी वजह से ई विकल्प माना है। एक से अधिक विकल्प सही है। बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह कितना था? तो याद रखना है राष्ट्रीय औसत का 33%। लेकिन दोस्तों अगर 2020-21 की बात करें तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 36,621 रुपये तथा 31,017 रुपये है। याद रखिएगा। आपको याद कौन सी रखनी है? 31,017 वाली याद रखनी है, जो कि 2020-21 का आंकड़ा है। तो ये याद रखिएगा, बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 33.5% है। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है क्यों कहा जाता है दोस्तों? नियोजन की आवश्यकता के कारण? तो जवाब है नहीं। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण? जी हाँ, सभी लोग जान रहे होंगे। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण? जी बिल्कुल सही। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण? जी हाँ, तो सही विकल्प डी होगा। तीनों कारण सही हैं। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, मुख्यतः किन कारणों से? तो याद रखना है अकुशल कृषि व्यवस्था, अनियमित औद्योगिकरण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि। जी हाँ, लोग पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं और महंगी महंगी ब्रांडेड चीज़ें पहन रहे हैं, इस वजह से बचत नहीं हो पा रही है, तो इसी को कहा गया है पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि। तो बचत और निवेश को विपरीत रूप से इस संस्कृति ने प्रभावित किया, पश्चिमी संस्कृति ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, इसको कतई रट लो। बी, GDP से संबंधित है, याद रखना है। और यहाँ पर PHD PC क्या है दोस्तों? आपको ट्रिक बताया था, ये राज्यों का समूह है PHD PC, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति नहीं है। याद रखना, जनजातियों की संख्या 0 है। कौन कौन से हैं? P से पंजाब हो गया है, H से हरियाणा हो गया है और D से जो है दिल्ली हो गया। तो ये सब तीनों जो राज्य हैं वो आसपास हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। बचा PC, तो P का मतलब है दोस्तों पुदुचेरी और C का मतलब है चंडीगढ़, याद रखिएगा। तो इन 5 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 0 है। पूछ लिया जाता है और पांचों आपको याद रखने, कोई एक रहेगा विकल्प में। हिंदू वृद्धि दर क्या है दोस्तों? ये दिया किसने यह सिद्धांत? यह भी याद रखना है, राजकृष्ण ने दिया था। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बोलते वक्त उन्होंने वहाँ पर किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है, इसी के कारण अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। अतः स्पष्ट है कि राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर GDP से संबंधित है। उनका मतलब है कि कुछ हिंदू धर्म की परंपराएं ऐसी हैं जो GDP को नहीं बढ़ने देती हैं, तो इसीलिए उन्होंने GDP से जोड़ के हिंदू वृद्धि दर को दर्शाया था, याद रखिएगा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार दोस्तों कितना है? बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा आंकड़ा रट जाइएगा। 1 हेक्टेयर से कम। जी हाँ, 5 जोतों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों जोतों का। तो सीमांत कृषि भूमि जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है। उसके बाद छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, फिर अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर और मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। तो याद रखना, एक सवाल यहाँ से आप और तैयार कर सकते हैं कि 1 हेक्टेयर से कम
अर्थात सीमांत कृषकों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। मतलब 80% के आसपास जो किसान हैं वो सीमांत कृषक हैं दोस्तों। यही एक मुख्य कारण है कि कृषि जो है घाटे का सौदा है भारत में माना जा रहा है वर्तमान में, क्योंकि छोटी छोटी जोतें हैं तो किसान उतना इन्वेस्ट कर नहीं पाता है। 11वें क्रम की जनगणना जो है कृषि संगणना दोस्तों शुरू की गई है 2021 से 22 के बीच में। यह प्रश्न आपको पहली बार भी बताया है, पिछली बार करंट अफेयर का ये हालिया अपडेट है, एकदम इसको रट जाइएगा। 11वें क्रम की शुरू की गई है और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसकी घोषणा की है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है दोस्तों? न्यूनतम से द्वितीय है, याद रखिएगा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 85 में जो है इसका नाम बदल दिया गया था, कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और 22 फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जारी करता है। क्या होता है दोस्तों? किसानों को बाजार में हो रहे उतार चढ़ावों या फिर बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए फसलों के बोने से पहले ही उनका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, ताकि जब उत्पादन ज़्यादा हो तो जो फसलों की कीमतों में कमी होने के कारण किसान को घाटा न सहना पड़े। एक तरह की सुरक्षा, एक तरह का कवच दे दिया जाता है किसानों को। तो एक सवाल और पूछा जाता है कि कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है? तो 22 फसलों के लिए। कहीं कहीं आपको 23 भी मिलेगा, तो जो दोनों साथ साथ नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाए तो 22 को करिएगा। भारत और जी हाँ दोस्तों, एक और आपको बताता चलूँ सवाल यहाँ पर जो बन सकता है। विजयपाल शर्मा जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है 2005 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। शब्द संक्षेप ट्राइम्स से आप क्या समझते हैं? मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बता रहा हूँ आपको। ट्राइम्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। तो ये महत्वपूर्ण साथियों सवाल है, इसको रट जाइएगा। इसी तरह के सवाल आपको रटने हैं जो ट्रेडिशनल हैं। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आधार वर्ष 2011-12 को बनाया है। इससे पहले दोस्तों 2004-05 था, 2004-05 था, लेकिन अब जो है 11-12 कर दिया गया है, यह याद रखिएगा। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है दोस्तों? तो बिहार है, इसीलिए इसको बीमारू राज्य कहते हैं। और अभी जो है याद रख लीजिएगा कि 2021 के अनुसार जो है बिहार की प्रति व्यक्ति आय 46,292 रुपये है। तो मोटा माटी 46,000 याद कर लीजिएगा, या फिर 46,200 याद कर लीजिएगा। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है दोस्तों? बिजली का उपभोग जो है न्यूनतम है, कितना नहीं पूछा गया, न्यूनतम है। न्यूनतम से द्वितीय है या उच्चतम है? तो याद रखना न्यूनतम है। फिर है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस रूप में? किस रूप में परिभाषित किया जाए दोस्तों? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। दोस्तों कुछ सवाल हमको लगता है यहाँ पे मिस हुए हैं, उनको मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा। 18 के बाद एकदम 24 नंबर है, मतलब 6 सवाल जो हैं कहीं गड़बड़ हैं, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा बाद में। एक पेज छूट गया लगता है, निश्चिंत रहिएगा, मैं उसको नोट किए ले रहा हूँ। 18 से 24 मतलब 23, 18 से 24 के बीच के सवाल मिस हैं। 19 से 23 ये अगली वीडियो में करा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। तो आप लोग जान ही रहे हैं, जनसंख्या ज़्यादा है तो श्रम सस्ता है यहाँ पर, तो इसीलिए उसको भारत को जो है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश। देखिए दोस्तों, सवाल पूछ लिया गया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको,
वर्तमान में 18.8% है। तो 18.8 याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न काल में जो है यह 15% था, लेकिन वर्तमान में इसका सही जवाब जो है ई विकल्प हो जाएगा। इसको रट लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है दोस्तों? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एक सवाल तो यह पूछ लिया जाता है कब शुरू किया गया? 2007 में शुरू किया गया। केंद्र प्रायोजित है। उद्देश्य इसका क्या था? गेहूं, चावल, दलहन का उत्पादन बढ़ाना। याद रखना है ताकि हर व्यक्ति की थाली में ये पहुंच सकें। तो इसमें क्या नहीं है शामिल दोस्तों? तो याद रखना है तिलहन इसमें शामिल नहीं है, बाकी चावल, गेहूं, दाल तीनों शामिल हैं। फिर है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है दोस्तों? खाद्यान्नों का वितरण, ये भी उद्देश्य है। खाद्यान्नों की खरीद, यह भी उद्देश्य है। खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, जी हाँ, यह भी उद्देश्य है। लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात इसका उद्देश्य नहीं है, याद रखिएगा। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना 2002, 3 और 2008 दो ऐसे वर्ष हैं दोस्तों जब कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसके अलावा कभी भी नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज नहीं की गई दोस्तों। सोचिए, बड़ी बात है। एक बड़ी आबादी जो है, लगभग 55% लोग जो हैं कृषि पर निर्भर हैं, और उसका जीडीपी में योगदान महज 18.8% है। तो सोचिए कि कितनी ज़्यादा बेरोजगारी, कितनी ज़्यादा कम उत्पादकता है कृषि क्षेत्र की। तो इस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इवन दोस्तों अभी कोरोना काल में भी कृषि जो था एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने वृद्धि दर दर्ज की, पॉजिटिव। बाकी जितने भी क्षेत्र थे सब नकारात्मक रहे, निगेटिव रहे। तो यह सवाल पूछा जा सकता है। स्थगन, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया दोस्तों? तो 16.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। संस्थागत कृषि साख का मतलब दोस्तों संस्थागत ऋण प्रदान करने का बैंकों के माध्यम से। 2022-23 में इसे बढ़ाकर दोस्तों 18 लाख कर दिया गया। फिर है, विचार करना है, वर्षा बीमा जो है भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है, यह योजना 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि में शुरू की गई थी। तो सही जवाब है दोस्तों विकल्प ए, मतलब केवल एक कथन सही है। जी हाँ, वर्षा बीमा योजना जो है 2004 में शुरू की गई थी, यही याद रखना है, डेट छोड़ देनी है। 2004 में शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? जब वर्षा 20% से कम होगी तब जो है बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, करी जाएगी। भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2002 में की गई थी। तो समझ गए होंगे कि विकल्प ए ही सही होगा। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र के निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है दोस्तों? एमएसएमई हम लोग पढ़ते ही हैं। तो सही जवाब है 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का निवेश जो है किसमें किया जा सकता है? मध्यम उद्योगों में किया जा सकता है, याद रखिएगा। और ये रट जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और मैंने आपको बताया भी है कैसे। इनका वाला छोड़ दीजिएगा। MSM, एम का मतलब यहाँ पर मीडियम, एस का मतलब स्मॉल, एम का मतलब साथियों पहले वाले एम का मतलब माइक्रो, फिर स्मॉल, और फिर जो है मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। जी हाँ दोस्तों, और इसमें जो है पहले विनिर्माण को शामिल किया गया है और फिर सेवा क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो याद कैसे रखना है कि चारों में निवेश कितना किया जा सकता है? तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे? 4 आंकड़े आप याद कर जाइएगा। कौन कौन से 4 आंकड़े? 25, 5 और 10। परीक्षा में ऐसे ही टेबल बना लीजिएगा तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। 25, 5, 10, अरे भाई गड़बड़ हो गया। 25, 5, 10 और 10, 2 और 5, ये 4 आंकड़े याद कर लीजिएगा। अब ये कैसे इसको हम लोग लिंक करेंगे? तो जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों, वहाँ पर निवेश कितना किया जा सकता है?
25 करोड़, 25 लाख, लाख से शुरू करना है दोस्तों। फिर जो लघु क्षेत्र के उद्योग हैं दोस्तों, उनमें कितना किया जा सकता है, 25 लाख से 5 करोड़। और फिर मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं दोस्तों, उनमें 5 करोड़ से 10 करोड़। तो लाख से करोड़ की तरफ बढ़ना है, लाख से करोड़ की तरफ बढ़ना है, याद रखना है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर दिया भी है मैंने। बात अगर सेवा क्षेत्र की जाएगी तो माइक्रो इंडस्ट्री में कितना निवेश किया जा सकता है, 10 लाख रुपए। और फिर स्मॉल में 10 लाख से 2 करोड़ रुपए, और मीडियम में 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए। तो 25, 5, 10 इस तरह से याद करिएगा, और 10, 2, 5 इस तरह से याद करिएगा। बस इस तरह से लाइनें खींच के ड्रा कर लीजिएगा, सवाल गलत नहीं होगा। अगर ऐसे रटने पे आएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी आप स्वतंत्र हैं। फिर है हाल के केंद्रीय बजट में एफएम का मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सीमा नहीं दोस्तों, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, जी हाँ, हम लोग बात कर चुके हैं घटनासार में भी, एफडीआई को डिटेल में समझ चुके हैं। तो वहाँ पर सीमा कितनी कर दी है बदल के, तो याद रखना है, पहले थी 49%, अब जो है दोस्तों 74% कर दी गई है। रट जाइएगा इसको, सवाल 2022 में पूछा गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी प्रथम उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी है दोस्तों, तो याद रखना है, या जो है लघु रत्न कंपनी जो है 500 करोड़ रुपए तक का निवेश अपने आप कर सकती है बिना सरकार की मर्जी से। तो याद रखिएगा, आप लोग जान ही रहे हैं, मिनी रत्न, लघु रत्न जैसी कंपनियों की स्थापना उनको स्वायत्तता प्रदान करके उनको वैश्विक दर्जा प्रदान करने के लिए की गई थी। और दोस्तों महारत्न की बात करें और नवरत्न की, तो 12 कंपनियां नवरत्न हैं और 12 महारत्न हैं, दोनों बराबर बराबर हैं। तो 12वीं कौन सी हो गई है दोस्तों, तो याद रखना है REF, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, 12वीं महारत्न बनी है। थोड़ा नवरत्न वाली एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों, 12 है कि 13, मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। फिर सरकारी व्यय को नियमित करने का प्राधिकारी कौन है दोस्तों, तो याद रखना वित्त मंत्रालय सरकारी व्यय को भी नियमित करता है। फिर है केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो कौन से कर से सर्वाधिक राजस्व इकट्ठा होता है, तो जो प्रश्न काल था उस समय दोस्तों ए विकल्प सही था। ए के अनुसार सर्वाधिक निगम कर से आता था पैसा, दूसरा निगम कर के अलावा अन्य करों से आता था, तीसरा जो है संघ उत्पाद शुल्क से, और अंतिम में जो था कस्टम था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों चीज़ें बदल गई हैं। 2022 के अनुसार सर्वाधिक राजस्व जो है वस्तु एवं सेवा कर बोले तो जीएसटी से आया, दूसरे नंबर पर निगम कर आया, कारपोरेट टैक्स, और तीसरे नंबर पर इनकम टैक्स, याद रखिएगा IT। तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है दोस्तों, 1996 में पूछा गया था, इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लीजिएगा। फिर 37वां सवाल, अभी इसमें विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, जीएसटी होना चाहिए था सर्वाधिक आय वाला। निम्न में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, तो उत्पाद शुल्क, प्रश्नकाल में यही सही था। फिर से वही सवाल वैसा ही है, 1997 में पूछा गया, तो इन दोनों को छोड़ सकते हैं, बाकी यही याद रखिएगा, सर्वाधिक जो आय है दोस्तों किससे होती है, जीएसटी से, फिर इन कारपोरेट टैक्स से मतलब निगम कर से, और तीसरे नंबर पर इनकम टैक्स, याद रखिएगा IT। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर, यह याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में बांट के देखा जाता है करों को, तो प्रत्यक्ष करों से सर्वाधिक आय होती है। ब्याज भुगतान एक आइटम है दोस्तों किस व्यय का, तो राजस्व व्यय का आइटम है दोस्तों। जी हाँ, राजस्व व्यय ऐसे होते हैं जैसे वेतन हो गया, किराया हो गया, ऐसे व्यय जो हैं राजस्व व्यय होते हैं जिनसे किसी पूंजीगत संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। राजकोषीय घाटा, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, क्या होता है, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, इसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। और इसको कभी कभी फार्मूले के रूप में दे दिया जाता है। तो राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, बजटीय घाटा, जो कुल प्राप्ति और कुल व्यय का अंतर होता है, प्लस सरकार का ऋण
इन दोनों को मिलाकर जो है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में राजस्व घाटे, दोस्तों एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजकोषीय घाटा है कितना। तो बजट 2022-23 के अनुसार 6.9% रखा गया है राजकोषीय घाटे का अनुमान। भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो याद रखना है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ। यही जो है घाटा राजस्व घाटा कहलाता है। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसको कहते हैं, कभी कभी सवाल घुमा के पूछ लेता है कि बजट 2022-23 के स्तंभ कितने हैं। तो याद रखना है 4 जो हैं स्तंभ रखे गए हैं इसमें, तो इसी के अनुसार हम जवाब देंगे। विकल्प डी सही है, विनिवेश इसमें शामिल नहीं है। बजट में विकास को प्रोत्साहित करने 4 प्राथमिकताएं अथवा 4 स्तंभ जो हैं दिए गए हैं। कौन कौन से, पीएम गति शक्ति, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा और जलवायु परक कार्य, चौथा निवेश का वित्त पोषण। याद रखना है विनिवेश इसमें शामिल नहीं है, तो विकल्प डी सही होगा। फिर है वित्त वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था दोस्तों। तो ये तो सवाल 2022 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। कितना था, संघीय बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात जो है 9.9% है वर्तमान में, तो याद रखिएगा। और आयोग ने जो है 10 पॉइंट क्या है दोस्तों, भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात बजट 21-22 में 9.9%, संशोधित अनुमान 2021-22 में 10.8% तथा बजट अनुमान 2022-23 में 10.7%। लेकिन आयोग ने जो है इसको बी सही माना 11। तो दोस्तों ये ई है, इनमें से कोई सही नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे विवादित प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था दोस्तों। तो याद रखना है 1.7%। इसके नए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और 2022 में पूछा गया था, तो इसको एज ए डिस रट जाइएगा। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना आकलित किया गया दोस्तों। तो 6.8%। लेकिन दोस्तों जो 22-23 के लिए कितना रखा गया है, 6.4%। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने 6.9 बताया था, उसमें सुधार कर लीजिएगा, वो 21-22 का था। लेकिन 22-23 के लिए कितना अनुमान रखा गया है, 6.4, ये रट लीजिएगा 6.4 वाला। और बिहार का भी राजकोषीय घाटा आप लोग देख लीजिएगा कितना है। प्रभावी, हम लोग हो सकता है उसको बिहार स्पेशल में पढ़ें अगर हमने किया तो। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट है। 2011-12 में किया गया था। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है दोस्तों, तो उत्पाद कर से है। कब इसकी शुरुआत हुई थी संशोधित मूल्य वर्धित कर, बोले तो मॉड वैट भी कहीं कहीं दे दिया जाएगा आपको, मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स। जी हाँ, इसकी शुरुआत 1986 से की गई थी और एक प्रकार का यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। तो याद रखना है उत्पाद शुल्क है ये, या फिर उत्पाद कर। फिर भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो याद रखना है 1994 में शुरू किया गया था। 94 में चेलैया समिति, याद रखिए चेलैया 94 और सेवा कर, ये 3 बिंदु याद रखिएगा। स्तंभ का के मतलब मिलान करना है दोस्तों, तो सही मिलान मैं करा दे रहा हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइएगा। राष्ट्रीय कृषि नीति जो है 2000 में जारी की गई। समुद्री मत्स्य नीति 2004 में जारी की गई। नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में शुरू की गई। 7वां वित्त आयोग 1978 में गठित किया गया था, रट जाइएगा इसको। ऐसे ही दोस्तों दूसरा प्रश्न है, उसको भी रटना है आपको, ट्रेडिशनल है। ओपन जनरल लाइसेंस का संबंध दोस्तों विदेशी व्यापार से है। ट्राइसिम का संबंध दोस्तों रोजगार से है। थोक मूल्य सूचकांक का संबंध मुद्रास्फीति से है, ठीक है। और नगद रिजर्व अनुपात बोले तो RRR का संबंध जो है ऋण नियंत्रण से है, याद रखिएगा। भारत में बजट RRR दोस्तों, जी हाँ,
CRR, RR नहीं, CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जिसके अनुसार बैंकों को एक निश्चित हिस्सा जो है RBI के पास रखना होता है। तो यह ऋण नियंत्रण का एक उपकरण है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। कब दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना है 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। शुरुआत कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इसको रट जाइएगा एज इट इज़। तो दोस्तों आज हमने 51 प्रश्न ही किए हैं और आगे से आपको कंप्लीट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उपलब्ध कराऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ें, उतना ही ज़्यादा आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा, एकदम सटीक कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा, उतना ही ज़्यादा काम करूंगा दोस्तों आपके साथ मिलके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।